सविनय अवज्ञा की ओर टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर दिया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को एक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन है वो किस उद्देश्य से और किस तरह से चलाया जाएगा। इसलिए उनको लगा कि इसको आंदोलन को वापस ले लिया जाए और पहले आंदोलन शुरू करने से उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए। तो कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जो आंदोलन होते थे बार बार तो उससे थक चुके थे और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि परिषदों में रहते हुए वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध करके और सुधारों की जो वकालत करके और ये दिखाना महत्वपूर्ण समझते थे कि लोकतांत्रिक ये जो संस्था चला रखी है ना अंग्रेजों ने, ये जो परिषदें चला रखी हैं लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाला था और उन्हें लगता था कि ऐसे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें इन परिषदों में भाग लेना पड़ेगा और उसके अंदर ही अंदर उन्होंने इस स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस ये उस समय युवा नेता थे और थोड़ा सा इनमें उबाल बहुत रहता था, इसलिए ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोग दबाव बना रहे थे उस समय। फिर बहस होती रही और 20 के जो दशक के आखिरी सालों में भारतीय जो राजनीति की एक जो रूपरेखा थी फिर बदल गई। तो पहला तो कारण था कि वहाँ पर उस समय आर्थिक मंदी बहुत सारी थी और 1926 से जो कृषि उत्पादक थे वो उनकी कीमतें गिरने लगी थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई और कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक तो ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तो इस तरह से इस पृष्ठभूमि में ही ब्रिटेन की एक नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। जो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन जो आयोग था उसको भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था कि यहाँ पर किस तरह की कार्यशैली कार्य कर रही है और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और वो सारे के सारे अंग्रेज थे। फिर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक। तो इस तरह के नारे लगाए जनता ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया, विरोध किया और इसको शांत करने के लिए, इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया और कह दिया कि हमने इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है। तो इस तरह से उन्होंने इस जो आंदोलन थे उनको जो गुस्सा था उसको शांत करने के लिए बस ऐसा कुछ बहाना सा टोल मोल सा बता दिया कि हमने डोमिनियल स्टेट्स का ऐलान कर दिया है। तो डोमिनियल स्टेट्स का होता प्रभुत्व। तो उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई कि कब तक ये जारी होगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस जो नेता थे वो इससे बात से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार जो खेमा था
वो आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। तो ये क्या थे? उदारवादी और मध्यमार्गी। उदारवादी थे तो वो इतना सब कुछ ठीक है ऐसे करके चल रहे थे। मध्यमार्गी क्या थे? वो चाह रहे थे कि एक कोई बीच का रास्ता अपना लिया जाए, तो वो मध्यमार्गी थे। और ये दोनों जो पार्टियां थी, इस जो पार्टी के जो नेता थे, उदारवादी और मध्यमार्गी नेता थे, वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश के ही नियमों पर चलते हुए कोई बीच का रास्ता अपना लिया जाए। और फिर क्या हुआ था, इस कारण से इनका जो प्रभाव था, इन दोनों जो समुदाय थे, ये मध्यमार्गी और उदारवादी, फिर इनका जो प्रभाव था ना, फिर वो घटता गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का दखल अंदाजी ब्रिटिश हुकूमत की हो। लेकिन ये दोनों चाह रहे थे कि हाँ, बीच का रास्ता अपना लिया जाए जिसमें हम लोगों की भी राय हो और उन लोगों की भी राय हो, और उनके अधिकार भी हों, हमारे भी हों। तो इस तरह का हमारे देश के लोग और जो युवा नेता थे वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए इनका तो मतलब प्रभाव खत्म होता दिख रहा था, कम हो गया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की को औपचारिक रूप से मान लिया गया था कि यानी कि पूर्ण स्वराज, हमें किसी का भी दखल नहीं चाहिए, पूरी जो स्वतंत्रता होगी और उसकी सत्ता होगी केवल भारतीयों के हाथ में ही होगी, किसी अन्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी भी तरह का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर इसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि हम जब 15 अगस्त को जैसे मनाते हैं, तो ये पहले डिसाइड हो गया था कि 26 जनवरी 1930 को ही इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और मतलब उस समय ये एक आंदोलन सा चलाया गया कि 26 जनवरी 1930 को सभी लोग इकट्ठे होकर अपने अपने जहाँ पर भी उनकी जो टोलियाँ हैं, वो एक शपथ लेंगी कि हम पूर्ण स्वतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और संघर्ष करेंगे पूर्ण स्वराज के लिए। इस तरह की उन्होंने शपथ ली और इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान